अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का। और लास्ट टॉपिक आपको याद होगा कि हमने जो है वो केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड तक पढ़ा था, और उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, ज़रा देखें इसको। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। एक कोई भी कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल फार्मूला उसने हमें बता दिया, ये है हमारे सामने लिखा हुआ है। इट्स मोलर मैस इज़ 180 ग्राम, उसका मोलर मैस भी उसने हमें बता दिया। डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने फाइंड करना है कि क्या होगा। अब आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मैस होता है 12, वो हमने लिख लिया। हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 इज़ इक्वल टू 2, तो 12 कार्बन का है, 2 हाइड्रोजन का आ गया। ऑक्सीजन का होता है 16, इट्स एटॉमिक मैस। इन सब को आपने जमा किया तो ये आंसर बनता है 30। 14 + 16 इज़ इक्वल टू 30। अच्छा, 180 तो उसने हमें खुद ही दिया हुआ है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करते थे? मोलर मैस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। मोलर मैस उसने 180 दिया है, एम्पिरिकल फार्मूला की वैल्यू हमने निकाल ली 30, तो 180 डिवाइडेड बाय 30 इज़ इक्वल टू 6। तो इस 6 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो निकल आएगा। इसी तरह से आपके पास एक और है, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, लेकिन इसका मोलर मैस उसने हमें 60 बताया है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे काउंट होगा? वही कार्बन का एटॉमिक मैस है 12, और हाइड्रोजन का 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन का 16 आ जाएगा। मोलर मैस उसने हमें दिया हुआ था 60 डिवाइडेड बाय 30 इज़ इक्वल टू 12, तो 60 डिवाइडेड बाय 30 इज़ इक्वल टू 2। तो ये 2 आंसर आया, और इस 2 को जब आप इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा इस एम्पिरिकल फार्मूला से। अच्छा जी, उसके बाद है डेड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। कि आपके पास स्ट्रक्चर फार्मूला अगर दिया हो तो उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखेंगे आप? उसके लिए आपको कुछ रूल समझना पड़ेंगे। ये रूल दिए हुए हैं, पहले तो आपको ये रूल याद करने हैं। राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। पहले तो उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने बनाना है, ये लिखना है। काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन द स्ट्रक्चर फार्मूला। जो भी आपने स्ट्रक्चर फार्मूला बनाया है उसके अंदर एटम्स की तादाद काउंट करें, कितनी है हर एक एटम की। राइट द सिंबल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट। उस स्ट्रक्चर फार्मूला के अंदर जितने भी एलिमेंट यूज़ हुए हैं उनके सिंबल लिख लें। राइट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड एज अ सबस्क्रिप्ट। और कहता है जितने भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखना है। और रिमूव द सबस्क्रिप्ट 1, अगर किसी का जो है वो सबस्क्रिप्ट 1 हो तो वो आप नहीं लिखते। अच्छा, यहाँ पर एक उसने प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई है। राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रक्चर फार्मूला उसने हमें दिया हुआ है, ये S है। अच्छा जी, इसमें पहले तो देखें एलिमेंट कितने टाइप के हैं। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, 3 कैटेगरीज के हैं। तादाद काउंट करें, 1 2, हाइड्रोजन इसमें 2 हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया 2H। S इस पूरे फार्मूला के अंदर S देखें कितने हैं, 1 है, आपने लिख दिया 1S। ऑक्सीजन काउंट करें, 1 2 3, ये 3 और 1 4 ऑक्सीजन है। ये इस तरह से आपने जितने भी उसके अंदर एलिमेंट थे या एटम्स की तादाद थी वो आपने इस तरह से लिख ली। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखना है ना आपने। ये 2 जो है वो इधर आ गया, H2SO4, 1 तो लिखते नहीं है, और ऑक्सीजन के साथ 4 है तो ये आपके पास H2SO4 आ गया। अगर आपको स्ट्रक्चर फार्मूला पता है तो देखें हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लिया। अच्छा जी, फिर एक और एग्जांपल है। राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, इट्स स्ट्रक्चर फार्मूला इज। अब इसमें हाइड्रोजन काउंट करें, पहले 3 ये हैं और एक ये 4, तो ये 4 हाइड्रोजन लिखे हुए हैं। कार्बन देखें, 1 2 कार्बन है पूरे फार्मूला के अंदर। ये अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं हम, पहले आपने कार्बन लिख लिया, C आता है ना, फिर हाइड्रोजन, फिर आपके पास O आ गया। O काउंट करो कितने हैं, O भी 2 हैं। अब C2 H4 और O2, तो ये जो आपके पास शुरू में उसके कोएफिशिएंट लिखे हुए थे उसको आपने सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखते हो। तो देखें स्ट्रक्चर फार्मूला अगर आपको पता हो तो आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है।
इसी तरह से अब उसने कुछ एग्जांपल्स हमें दिए हैं, वो करनी है, मैंने सॉल्व की हुई है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। उसने हमें फॉस्फोरिक एसिड का जो है वो स्ट्रक्चर फार्मूला बना दिया। अब इसमें देखें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, 3 तरह के एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन काउंट कर लें पहले तो 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है, ये मैंने लिख दिया। फास्फोरस काउंट करें कितने, एक ही पी है, वो 1 पी लिख दिया मैंने, कॉमा। ऑक्सीजन काउंट करें 1 2 3 4, तो ये 4 आपके पास ऑक्सीजन है। अब पहले हाइड्रोजन 3 थे, H3 लिख दिया, P वैसे का वैसा आ गया, O4, ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया फास्फोरिक एसिड का। M.F का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला है। फिर एक और है, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन प्रोपाइल अल्कोहल। एन प्रोपाइल कहते हैं जो स्ट्रेट चेन हो, ये स्ट्रेट है। अल्कोहल इस वजह से क्योंकि इसके लास्ट पे OH ग्रुप शो हो रहा है। इट्स स्ट्रक्चर फार्मूला जो है उसने हमें दिया हुआ है 1 2 3 4। अब इसमें ज़रा हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं हम। वैसे तो 8 हैं, अगर आप इस OH ग्रुप को अलहदा कर दें और इन 3 को काउंट करें, 3 2 5 और 2 7। कार्बन कितने, 1 2 3, तो देखें आप 3 कार्बन है। हाइड्रोजन वैसे मैंने टोटल लिख दिया था, वैसे हम 7 लिख सकते थे। और उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, जस्ट 1 है। ऑक्सीजन कितने, 1। अभी 1 2 3, C3 आ गया, 3 2 5 और 2 ये 7 हाइड्रोजन आ गए, H7। और ये OH जो है वो हमने वैसे का वैसे लगा दिया, तो ये आपके पास जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया आपके सामने। ठीक है, तो ये देखें आपके पास हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये 10 नहीं है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, और फार्मूला आपके पास बन गया C3H7OH। दोबारा देख लें अगर नज़र नहीं आया तो, 1 2 3, ये 3 आपके पास कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और 2 7, और OH आपके पास वैसे का वैसे आ गया। अच्छा जी, उसके बाद एक और है, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट्स स्ट्रक्चर फार्मूला इज। अब देखो इसमें कार्बन है, कैल्शियम है, पहले आपने कैल्शियम लिख लिया, ठीक है, एक ही था। अच्छा, कार्बन कितने हैं, वो भी एक है। ऑक्सीजन 1 2 3, वो कितने हैं, 3। इसका फार्मूला बनता है CaCO3, CaCO3। तो ये आपके पास जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बन चुका है। तो ये देखें आसान सा था, अगर उन्होंने जो आपको दी हुई एक्सरसाइज अगर आप उसको सॉल्व कर लें, देन आप इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको ये आ जाएगा। अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करने से आपको ये आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एवोगैड्रोस नंबर। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एक वर्ड है जिसे कहते हैं मोल, MOLE, मोल। उसको आपको समझना पड़ेगा। जब वो समझ आ जाएगी तो फिर हम इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। और मोल क्या होता है आपको पता है कि जैसे आप बाज़ार में जाते हैं, कोई भी राशन लेने, चावल लेने जाते हैं, गंदम लिया या कोई भी सब्ज़ी या वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स आपने लिए, तो वो आप मेजर करके लेके आते हैं। वो आपको आप कहते हैं कि जी 1 kg जो है वो हमें चावल दे दें, या 1 kg जो है वो हमें चीनी दे दें। अब आपको पता है कि 1 kg आप अगर चावल लेकर आते हैं तो उसके अंदर चावल के जो दाने हैं उसकी तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन अगर वेट देखेंगे वो 1000 ग्राम ही होगा। आप 1 kg शुगर ले आएँ, चीनी ले आएँ, वो चीनी के जो दाने हैं हो सकता है उनकी तादाद 1000 1500 या जितनी भी हो, लेकिन अगर आप उसका वेट देखेंगे उसमें ग्राम कितने होंगे, 1000 ग्राम। इसी तरह से अगर आप 1 किलो आलू लेकर आएँ, अब वो आलू जो है वो तादाद के लिहाज से तो आपको 4 या 5 नज़र आएंगे, लेकिन अगर आप वेट देखेंगे तो उसका वेट भी कितना होगा, 1000 ग्राम। इस तरह से ये चीज़ें मुख्तलिफ़ चीज़ें बाय करने के लिए जो एक स्टैंडर्ड जो यूनिट बनाया हुआ है वो हमारी आसानी के लिए। इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट केमिकल को जब मेजर करके केमिकल रिएक्शन करवाने होते हैं, और उसके लिए भी साइंटिस्ट को एक यूनिट चाहिए था जिसके लिए उन्होंने जो है वो मोल को सिलेक्ट किया। और क्योंकि एटम जो है वो इतने स्मॉल हैं या मॉलिक्यूल इतने स्मॉल होते हैं कि उनको मेजर करना इजी नहीं होता, तो इस वजह से इस मोल की जो है वो ज़रूरत पड़ी और एवोगैड्रो की मदद से वो यूनिट बनाया गया। तो अगर आप वो मोल को समझ लेंगे फिर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। अच्छा जी, आपको समझाने के लिए मैंने एक पेज लिखा है कि 1 kg अगर हम राइस लेते हैं तो उसमें देखिए ग्राम कितने हैं, 1000। आगे दाने जितने मर्जी हों, मतलब वो उसके जो चावल बारीक बारीक से आपको होते हैं साइज़ में,
उनकी तादाद 1000-2000 जितनी मर्ज़ी हो, लेकिन ग्राम उसमें 1000 ही आएंगे। इसी तरह से हमारे पास 1 kg अगर वीट है, गंदम है, उसमें भी दाने चावल की निस्बत गंदम का दाना थोड़ा सा लार्ज इन साइज़ होता है। तो आप देखेंगे कि ये अगर काउंट करेंगे दाने तो वो इसकी निस्बत कम होंगे, लेकिन वेट उसमें भी कितना है, 1000 ग्राम। आप पोटैटोज़ ले आएँ, 4, 5 या 6 पोटैटोज़ आएंगे 1 kg में, लेकिन ग्राम उसमें भी कितने हैं, 1000। मतलब ये तादाद को नहीं देखना आपने, हमने तो एक जो स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया उसके हिसाब से हम चीज़ों को जो है वो मेजर करके आते हैं, वो सारी बराबर हैं। अब इसमें भी 1000 ग्राम है, इसमें भी 1000 ग्राम है, इसमें भी 1000 ग्राम है। अब अगर इनको काउंट करें वैसे ही पार्टिकल्स के लिहाज से तो इसमें ज़्यादा होंगे, इसमें कम होंगे, इसमें सबसे कम है अगर नंबर के लिहाज से देखते हैं, लेकिन वेट के लिहाज से तो सारे तीनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल। इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर भी जो है वो हम इन चीज़ों को मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट जो है वो पढ़ा, अभी आपको बताया मोल। अच्छा जी, 1 मोल की वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। जैसे अगर आप 1 kg के अंदर कितने ग्राम होते हैं जी, 1000 ग्राम आपको पता है, या 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं जी, 1000 मीटर, वो हमें पता है। तो जब कभी भी आपके सामने 1 मोल का वर्ड आए तो आपके जहन में आना चाहिए कि उसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 23 पार्टिकल्स, इतना जो है वो उसके अंदर 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब केमिस्ट्री में जब भी हम केमिकल रिएक्शन या इस तरह की चीज़ें करवा रहे होते हैं तो उसमें चीज़ें हम मोल्स के अंदर जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। जब लेबॉर्ट्री के अंदर बड़े केमिकल्स रिएक्शन करवाए जा रहे होते हैं तो उसमें हम चीज़ें मोल में मेजर करने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि एटम का साइज़ इतना स्मॉल है, मॉलिक्यूल का साइज़ इतना स्मॉल है कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते, तो फिर एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया मोल, कि आप मोल के लिहाज से उनको मेजर करके एक्सपेरिमेंट करें। अब ये आपके पास हाइड्रोजन लिखा हुआ है, अगर आपको हाइड्रोजन का 1 मोल चाहिए तो आप कैसे मेजर करेंगे जी। अब देखें इतने ज़्यादा पार्टिकल्स, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स को काउंट करना बहुत मुश्किल काम है और आपको ये नज़र भी नहीं आ रहा, तो कैसे आप करेंगे। आपने देखना है कि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1। अगर एटॉमिक मास 1 है, उतने ही ग्राम अगर आप हाइड्रोजन लेंगे तो उसके अंदर जो है वो 1 मोल पार्टिकल होंगे। ये एक स्टैंडर्डाइज उन्होंने जो है वो यूनिट बना दिया कि आपके पास अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो उसके अंदर पार्टिकल्स हाइड्रोजन के कितने होंगे जी, इतने। अच्छा जी, अगर आप सोडियम लेते हैं, अब सोडियम का एटॉमिक मास है 23, कितना है, 23। अगर आपको 1 मोल सोडियम चाहिए, क्या चाहिए, 1 मोल ऑफ सोडियम, तो आप कैसे मेजर करेंगे। आपको अगर उसका एटॉमिक मास पता है तो आपने 23 ग्राम सोडियम लेना है, और जब 23 ग्राम सोडियम आप मेजर कर लेंगे तो उसके अंदर ऑब्वियस बात है पार्टिकल्स इतने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये जैसे अभी मैंने ऊपर आपको समझाया था कि आप 1 kg जो है वो वीट ले लें, उसमें ग्राम तो 1000 हैं, पार्टिकल्स जितने मर्जी हों। 1 kg पोटैटो ले लेंगे, उसमें ग्राम कितने हैं, 1000 ग्राम, ये तादाद जितनी मर्जी हो। इसी तरह से आप 23 ग्राम अगर आपके पास सोडियम होगा, 23 ग्राम, तो उसमें पार्टिकल्स जो है वो 1 मोल के इतने ही होंगे। अगर आपको कार्बन चाहिए 1 मोल, क्या चाहिए, कार्बन, अगर 1 मोल कार्बन चाहिए तो कार्बन का एटॉमिक मास आपको पता है 12, तो 12 ग्राम अगर आप कार्बन लेंगे तो उसके पास इतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो है वो 1 मोल पे होंगे। तो देखें यहाँ पे 1 ग्राम है, यहाँ पे 23 ग्राम है, यहाँ पे 12 ग्राम, लेकिन पार्टिकल्स की तादाद जो है वो आपके पास बराबर। इसको आपने ऐसे ही समझना है कि यहाँ पर आपके पास देखेंगे ये आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ये कम नज़र आ रहे हैं, ये उससे कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन सब के अंदर ग्राम कितने हैं, 1000। इन सब का वेट कितना है, 1 kg। तो आप इस चीज़ को नहीं देखेंगे, बल्कि आप ये देखेंगे सब के अंदर मोल्स इतने हैं। और ये एक तरीका था कि आप जो है वो चीज़ों को किस तरह से जो है वो मेजर कर सकते हैं। मतलब आपने किसी भी एलिमेंट, एटम या मॉलिक्यूल का अगर 1 मोल लेना है तो आपने उसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास देखना है। जितना उसका एटॉमिक मास होगा उतने ग्राम आपने वो चीज़ मेजर करनी है, तो उसके अंदर इतने पार्टिकल्स मौजूद होंगे। ये ऑथेंटिक बात है। अच्छा जी, अब है एवोगैड्रोस नंबर। मोल के बारे में अब हमने पढ़ लिया, अब आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले एवोगैड्रोस की डेफिनेशन मार्क करते हैं, फिर हम यहाँ से पढ़ेंगे। अच्छा जी, देखें, द नंबर ऑफ 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर।
and after the name of an Italian chemist Avogadro. Avogadro number is the number of units in 1 mole of a substance. किसी भी substance का 1 मोल लें तो उसमें इतने एवोगैड्रोस नंबर होते हैं। ये 1 मोल मैंने इसीलिए आपको समझा दिया कि जैसे आपको पता है कि 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल। और इसका जो सिंबल है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N और सबस्क्रिप्ट में कैपिटल A लिखना है आपने, स्मॉल a नहीं लिखना। अच्छा जी, एवोगैड्रोस नंबर देखें। इन अ केमिकल रिएक्शन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट। कहते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, आप जितने ज़्यादा एटम के मॉलिक्यूल ले लें वो उसी लिहाज से आपको प्रोडक्ट बना देगा। वी वुड वेरी मच लाइक टू नो द मास रेशो इन विच द रिएक्टेंट रिएक्ट। तो हमने देखना है कि वो जो रिएक्टेंट के दरमियान रिएक्शन हुआ है वो किस रेशो के साथ हुआ है। फॉर दिस पर्पज़ वी वुड ऑल्सो लाइक टू एक्सप्रेस दिस मास ऑफ रिएक्टेंट इन ग्राम्स। तो हमने देखना है कि रिएक्टेंट में कितने ग्राम लिया था, प्रोडक्ट आपके पास उतने ग्राम बना है या नहीं, ये रेशो देखने के लिए। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव वी नीड टू ट्रांसफॉर्म द कंसेप्ट ऑफ केमिकल फार्मूला एंड एटॉमिक मास यूनिट इनटू सच कॉन्सेप्ट विच में लीड अस टू नो द मास ऑफ रिएक्टिंग एलिमेंट एंड कंपाउंड इन ग्राम्स। तो उन्होंने कहा कि ये ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए हमने केमिकल फार्मूलाज को एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम्स में कन्वर्ट किया, ताकि हमें पता चल सके कि एलिमेंट और कंपाउंड जब रिएक्ट करेंगे तो कितने ग्राम जो है वो रिएक्ट करके आपके पास प्रोडक्ट कितने ग्राम बना। एवोगैड्रो एन इटालियन साइंटिस्ट हेल्प अस टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इन द फॉलोइंग वे। ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको ये सारा लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन हम मार्क कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल 2 कार्बन के एटम लिए हैं, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और आपके पास बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखें, 1 कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। कितना होता है? 12। और ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पे O2 है तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे? जैसे कार्बन का है जी 12, शुरू में लिखा हुआ है 2। ऑक्सीजन का होता है 16, 2 × 16, ये वाला 2, ठीक है। अच्छा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32 ग्राम ऑक्सीजन, ये आ जाएगा 24 ग्राम ऑक्सीजन। अगर आप 24 ग्राम कार्बन लें, सॉरी मैंने ऑक्सीजन का 24 ग्राम आप कार्बन लें और 32 ग्राम आप ऑक्सीजन लें, इन दोनों को आप रिएक्ट करवाएं तो आपके पास ये बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप इसका भी वेट निकालेंगे तो ये भी उतना ही बनेगा, ठीक है। जितने ग्राम आप ये आपने ऐड किया है, अगर ये बनते हैं कोई 56 तो यहाँ पे भी 56 बनेंगे। कैसे? 2 ये स्टार्टिंग वाला आ गया। अब कार्बन का होता है 12, ठीक है जी, ऑक्सीजन का होता है 16। तो आप इस तरह इसको जो है वो कर लें मल्टीप्लाई और ऐड, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ये 12 × 2 = 24, 16 × 2 = 32। तो ये आंसर भी क्या निकला आपके पास? 56। तो देखें, नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट जो है ग्राम से आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट में जितना जो है वो ग्राम यूज़ हुए थे, प्रोडक्ट में भी जो है वो आपके पास उतने जो है वो बने हैं। इससे जो है वो एक्यूरेसी हासिल होती है। तो ये फ़ायदा था एवोगैड्रोस नंबर का। अच्छा जी, ये उन्होंने फिर हमें इक्वेशन करके दिखाई कि ये कार्बन है, 2 कार्बन ले लें, ऑक्सीजन आपने 1 लिया हुआ मॉलिक्यूल, ये बन गया। अगर आप कहते हैं कि कार्बन के इतने एटम ले लें, मतलब 100 कार्बन है और फिर अगर आप उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, या फिर 100 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के तो प्रोडक्ट में इतने बनेंगे। फिर आप 100 से भी तादाद बढ़ा दें, 10,000 कर दें, तो रिएक्टेंट में जितनी बढ़ा रहे हैं प्रोडक्ट में भी आपको उतनी मिल रही है। लेकिन स्टिल ये वैल्यू इतनी स्मॉल है कि आप इनको मेजर नहीं कर सकते। देखें, पढ़ें, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिएक्टिंग एटम और मॉलिक्यूल्स विल नॉट चेंज द रेशियो इन विच दीज आर रिएक्टिंग और बीइंग फॉर्म। आप जितनी मर्जी यहाँ पे तादाद हज़ारों में बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास जब वो रिएक्शन हो जाएगा तो उसके अंदर रेशो तब्दील नहीं हो रही, उन्होंने उसी रेशो के साथ रहना है। तो इस वजह से फिर जो है वो साइंटिस्ट ने क्या किया, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ हाउएवर हैज़ नॉट
solve the problem because this number is still very small. We should increase the number to such a value where it is convenient for us to calculate their masses. अब कार्बन का 2 है, एवोगैड्रोस नंबर आपको पता है, ठीक है, ये हैं, और ऑक्सीजन का वही आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करके आपके पास ये इतने मॉलिक्यूल निकल आएंगे। और 1 ग्राम उसने का इक्वल होता है 6.02 मल्टीप्लाई 23 AMU के। उसके बाद अब उसने एग्ज़ाम्पल हमें करके दिए जो मैंने आपको प्रीवियस समझा दी है कि ये 2 जो है वो कार्बन के साथ लगा हुआ था, इतने पार्टिकल्स हैं, 12 AMU मतलब 12 ग्राम आपने कार्बन लेना होगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, 12 से, तो आपके पास आ जाएगा 24 ग्राम। अगर 24 ग्राम आप कार्बन लेंगे तो उसके अंदर जो है वो इतने पार्टिकल्स होंगे। इसी तरह से अगर आप 32 ग्राम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद इतनी होगी। अच्छा जी, इसी तरह से अगर आपके पास इतने आप कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो इतने उसके अंदर जो है वो पार्टिकल्स मौजूद होंगे। अब देखें, पार्टिकल्स काउंट करना मुश्किल है, लेकिन ग्राम की मदद से आपने एक स्टैंडर्डाइज वैल्यू जो है वो ले ली है। एक इक्वेशन उसने करके दिखाई है, कार्बन जो है और ये ऑक्सीजन है, और ये आपके पास यहाँ पे फिर 2 आना चाहिए, उसने एक सिंगल लिखा है लेकिन ये 2 आना चाहिए, 2C, क्योंकि एक कार्बन है तो वो तो 12 ग्राम होगा, यहाँ उसने 24 लिखा तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, और 32 इन दोनों को जमा करोगे 56 बनेगा, ये भी आपके पास 56 बनेगा। अच्छा जी, उसके बाद ये वही पैराग्राफ, इसी जो इक्वेशन है इसको उन्होंने जो है वो एक्सप्लेन किया है, तो ये आप देख लीजिएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होप सो आप इसको तसल्ली से सुनेंगे 1 बाय 1 करके, जैसे मैंने बताया आपको, देन ही आपको ये बात क्लियर होगी। और आसान सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, चीज़ों को समझेंगे और फिर ही आपको ये बात क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।